अच्छा जी, हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है जी। उसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टाइटलर एंड एक्चुअल सॉवरेनिटी। ठीक है जी। The repository of title of sovereignty is the ruler who has legitimate authority to use government powers but practically becomes ineffective। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, असल में निकला है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कॉन्सेप्ट है ना, जो कि बरतानवी आइन का खासा है, वहां से निकला है। क्योंकि वो जो शिफ्ट है या वो जो एक ट्रांसफर है पावर की, वो हुई थी फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्क टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है ना जी। तो उसके अंदर उसकी पावर जो है वो डिवाइड हो गई। लेकिन क्योंकि आपको जिस तरह मालूम है कि जो ताज बरतानी या बरतानवी रियासत जो है वो एक रवायत पसंद रियासत है। उसके अवाम जो है वो कंजर्वेटिव भी हैं, ट्रेडिशनलिस्ट भी हैं। तो आज भी जो पावर्स हैं वो हैं तो मोनार्क के नाम पे ही, हेड ऑफ द स्टेट या उसके नाम पे ही, लेकिन उसको एक्सरसाइज जो है, फॉर एग्जांपल जो उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो लेजिस्लेचर के पास चली गई हैं, जो उसकी एग्जेक्टिव की पावर थी वो चली गई हैं एग्जेक्टिव के पास, जो उसकी जुडिशियल पावर्स थी वो जुडिशरी के पास चली गई हैं। ठीक है ना। तो ये पावर्स जो हैं वो चली गई, लेकिन वो तमाम जो तीनों ये ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ये उनको इस्तेमाल जो है वो इन द नेम ऑफ द किंग ही करते हैं, लेकिन एक्चुअली किंग के पास कोई पावर नहीं है। ठीक है ना। वो एक टाइटलर, एक कह लीजिए सिर्फ टाइटल का, जैसा टाइटल जो है वो टाइटल से निकला कि सिर्फ नाम का बादशाह है। उसकी जो असल ताकत है वो जो है वो जो अवाम की मुंतखब हुकूमत है वो उसके पास आ गई। तो जो टाइटल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो टाइटलर है वो सिर्फ आगे कह लीजिए दिखाने के दांत हैं। जो खाने के दांत होते हैं वो आपकी एक्चुअल सॉवरेनिटी है। एक्चुअल सॉवरेनिटी से मुराद वो इंस्टीट्यूशन है जो सॉवरेनिटी को एक्चुअली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इन द नेम ऑफ द टाइटलर सॉवरेन। ठीक है जी। तो जो बरतानवी बादशाह है या मलका है वो असल में टाइटलर मोनार्क होती है। यहाँ पे मैं फिर दोबारा आपके लिए वो डेफिनेशन एक्सप्लेन रिपीट करता हूँ, फिर आपको अभी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। The repository of title sovereignty is the ruler who has legitimate authority to use governmental powers but practically becomes ineffective। ठीक है जी। उसके पास पावर है लेकिन वो क्योंकि उसने सरेंडर कर दी हुई है और वो उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल करती है। फिर the latter is the center of the whole of the state power while these powers are not exercised by king in person। जो मैंने आपसे पहले बात की कि बादशाह जो है वो उसको इन पर्सन खुद एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता। ठीक है जी। उसके बिहाफ पे ये इंस्टीट्यूशन या ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। rather certain other institutions use these powers on behalf of the king। ठीक है जी। फिर actual sovereign is that person or body of persons that practically exercise supreme authority irrespective whether the laws of the state recognize it is their its sovereign powers or not। British Parliament is regarded as actual sovereign as there is no check on its authority, neither constitutional nor legal। क्योंकि वहाँ पे आपने अमेरिका के अंदर होता है उनके वहाँ पे ना जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। तो मैं बरतानिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो मैं पहले भी ऊपर आज कर चुका हूँ कि जो उनकी लेजिस्लेचर होती है वो सबसे पावरफुल होती है। तो ये एक्चुअल सॉवरेन है। स्टेट जो आपका उनका जो बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर सारी जो है वो एस्क्राइब उसी को करता है, क्या नाम है, टू द मोनार्की। लेकिन आप देखते हैं कि देखिए जो हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट टर्म इस्तेमाल होती है, हर मैजेस्टीज ऑपोजिशन की टर्म इस्तेमाल होती है। तो ये जो है ये उस तरह उन्होंने डिवाइड किया पावर्स। उन्होंने अपनी पूरी मैंने आपसे बात की कि डिवीजन ऑफ लेबर है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो एक्चुअल पावर है वो लेजिस्लेचर कह लीजिए हुकूमत और जुडिशरी एक्सरसाइज करती है, लेकिन जो टाइटलर है या हिंदी नेम जो है उसके नाम बादशाह के नाम पे वो उसको एक्सरसाइज करती है। ठीक है जी। British Parliament is regarded as the actual sovereign and there is no check and authority. The king or queen by a convention does not exercise veto power over the legislative proposals passed by the parliament। ठीक है जी। क्योंकि नेचुरली जब वो करते हैं तो उसका आपका जो प्रोसेस है अगर वो बादशाह उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करे, क्योंकि जो सॉवरेनिटी है वो पार्लियामेंट के पास है,
और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो देयर इज अ फेयर चांस कि अगर पार्लियामेंट डिसाइड कर ले कि इट इज द एक्जिस्टेंस ऑफ द मोनार्क एंड द रॉयल फैमिली इज नो लॉन्गर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ ब्रिटेन, तो वो उसको खत्म भी कर देंगे। ठीक है ना जी, तो ये है। तो अगर मैं सिर्फ और सादा लफ्जों में कहूँ तो टाइटलर जो सॉवरन है, वो जो नाम का सॉवरन इक़्तिदार आला एक्सरसाइज कर रहा है वो बादशाह है बरतानवी, और जो एक्चुअल सॉवरन वो है जो एक्चुअली असल में उस ताकत को सॉवरेनिटी इक़्तिदार आला को प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि वहाँ पे ब्रिटिश लेजिस्लेचर है। ठीक है जी। अब आगे लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा उर्दू में पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लीगल से मुराद ये है कि वो जिसको कानून ने माना हुआ हो, और पॉलिटिकल वो हो कि सियासी। तो अगर लीगल सॉवरेनिटी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की हम बात करेंगे ना, तो एक रियासत के अंदर वो तमाम लोग जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, पॉलिटिकली एक्टिव वो लोग होते हैं जो इलेक्टोरेट होते हैं। हमने आपको पहले भी हमने आपको बताया था कि इलेक्टोरेट वो लोग होते हैं कि पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो वोट डालने की जो वोट डाल सकते हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, जो कि वोटर हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमारे यहाँ अडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम है, तो जो 18 साल से ऊपर जो भी नौजवान होगा वो इलेक्टोरेट का हिस्सा है, और उस लिहाज से वो फिर पॉलिटिकल सॉवरन भी है। ठीक है, आप जो वोट डालते हैं उसकी बुनियाद पे जो हुकूमत आती है वो आपकी पॉलिटिकल लीगल सॉवरन होती है, क्योंकि कानून के तहत, क्योंकि कानून में प्रोसेस लिख दिया गया ना कि भाई ये इलेक्शन इतने अरसे बाद इलेक्शन होंगे, इस इलेक्शन के अंदर जो पार्टी मेजोरिटी हासिल करेगी वो अपनी हुकूमत बना लेगी। ठीक है ना जी, तो इस वजह से वो लीगल है, क्योंकि जो भी कानून में लिख दिया गया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, उसके हम अगेंस्ट नहीं जा सकते। उसकी जो एक्सेप्टेंस है, जो उसकी जो वो कबूल करेगा उसके हिसाब से हम जाएंगे, उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट और अंडरमाइन नहीं कर सकते, तो वो लीगल सॉवरेनिटी है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए लीगल सॉवरेनिटी इज द लेजिटिमेट ऑर्गन हुज अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। मैंने इसका ऊपर आपसे समझाया। Such institution enjoys supreme lawmaking authority and its law stands predominant over all moral or customary laws and even the courts and are bound to recognize and enforce them। ठीक है जी, क्योंकि ये उनका पावर राइट है, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये ताकत, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आइन जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी एक तरह का मुआहिदा है जो अवाम और रियासत के बीच में हुआ है, जिसके बदले में अवाम ने मान लिया कि हम आपके ये कवानीन मान लेंगे और उसके बदले में आप हमें सर्टन राइट्स देंगे। ठीक है ना जी, तो ये एक मुआहिदा है बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट और रियासत। कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि स्टेट की जो मैनिफेस्टेशन है, उसकी विल है, वो रिप्रेजेंट तो थ्रू गवर्नमेंट ही होती है ना। अच्छा, अब हो गया जनाबे वाला मोहतरम कि ये जो है ये आपकी लीगल सॉवरेनिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज जो गवर्नमेंट बनती है वो उसके बिहाफ पे लीगली उस सॉवरेनिटी को प्रैक्टिस करती है। लेकिन पॉलिटिकल सॉवरेनिटी सिग्निफाइज दैट प्रिविलेज ऑफ द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट वो लोग हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, वो लोग जो वोट डाल सकते हैं। ठीक है जी, वोटर जो है वो इलेक्टोरेट है। अब उसके अंदर क्या होता है कि privilege of the electorate by virtue of which their opinion is weighed in the formation of a government and thereby they can affect political decision making। ठीक है जी, क्योंकि वो है वो रायामा है, रायामा बार की जाती है, उनका वोट है जो मैटर करता है, वो इसलिए मैटर करता है क्योंकि उसके बगैर हुकूमत बन नहीं सकती, हम सब डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो इस वजह से उनकी इम्पोर्टेंस है। और वो जो है क्या नाम है, उनके वोट की बुनियाद पे उनकी जो उनका जो वोट डालने का हक है, असल में वो उनका पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, उनको अता की गई सियासी इक़्तिदार आला है उनका, जो अपने वोट के जरिए वो अपनी विल रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जिनको वो वोट देते हैं और फिर जब उनकी हुकूमत बन जाती है तो वो लोग जो है वो लीगल सॉवरेनिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस ऑफ क्लैश बिटवीन द पॉपुलर विल, पॉलिटिकल सॉवरेन पॉपुलर विल जो होती है सिंपल पॉपुलर से मुराद ये है कि मेजॉरिटी का जो ओपिनियन होता है, मेजॉरिटी की जो मर्जी होती है। एंड द लॉज ऑफ स्टेट लीगल सोवरेन, द लेटर विल प्रिवेल एज द कोर्ट्स रिकॉग्नाइज द रिपोजिटरी ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी ओनली। ठीक है जी, मतलब अगर इन दोनों में आपका जो पॉलिटिकल सोवरेन की पावर है वो सिर्फ वोट देने तक महदूद है, उसके जरिए उसने अपनी विल, अपनी मर्जी, अपने मर्जी के जो उसके आइडियोलॉजी और उसके नज़रिए से मुताबिकत रखता हुआ कैंडिडेट था, पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने उसको वोट दे दिया हुआ,
और उसने अगर उसकी हुकूमत बनी है या नहीं बनी वो एक अलग बात है, लेकिन जो जिसकी भी हुकूमत बनी है उसके पास मेजोरिटी ऑफ द पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो होल्ड कर रहा है वो वहाँ से होल्ड कर रहा है, और उसकी वजह से उसको लीगल सॉवरेनिटी भी मिली है। तो इस वजह से अगर उन दोनों के साथ क्लैश होगा कि अवाम कुछ कह रही है और हुकूमत कुछ कह रही है, तो प्रिवेल हुकूमत करेगी, इस वजह से क्योंकि उनके पास ये लीगल सॉवरेनिटी है कानून साजी करने की। अवाम के पास ये सॉवरेनिटी या ये हक नहीं है, उनके पास सिर्फ वोट डालने का हक है जिसके जरिए वो अपनी बिल जो है उसको मैनिफेस्ट और दिखा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए ये एक फर्क है, ये इन दोनों के दरमियान फर्क होता है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे आला मोहतरम डिफेक्टो एंड डिजोरो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं भी इसको भी फिर दोबारा शुरू करने से पहले आपको एक दफ़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि डिफेक्टो से मुराद वो है कि जो कानून के अंदर एग्जिस्ट ना करता, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो कानून में एग्जिस्ट ना करती हो लेकिन वो प्रैक्टिस की जा रही हो। और डिजोरो जिसका नाम से है कि वो चीज़ जो कानून से मुताबिकत रखता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा करता था, तो चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते थे वो डिफेक्टिव रूलर ऑफ द स्टेट बन जाते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्शन होंगे, आवाम वोट डालेगी और जिसको मेजोरिटी को वोट डालेगी उसकी हुकूमत बन जाएगी। ठीक है ना जी, तो ऐसे हुकूमत बनती है। तो लेकिन अगर मार्शल लॉ लग गया तो उसके अंदर तो कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता और ये कोई प्रोसेस जो है फॉलो नहीं होगा, तो वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी कोई जगह नहीं है, लेकिन उनको अदालतें टाइम दे देती हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया ज़रूरत जो है वो आ जाता है, तो उसकी बुनियाद पे उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है, लेकिन वो डिफेक्टो होते हैं। और डिजोरो जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज कर दिया कि वो सब चीज़ें जो कानून के अंदर जिसकी एक्सेप्टेंस हो और कानून की मुताबिकत रखते हो वो डिजोरो सॉवरेनिटी होती है। ठीक है जी, sometimes citizens have to render obedience to an illegitimate authority that comes into being either on account of a military coup or other extra constitutional change। ठीक है जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स सेट कर दिए गए हैं, कोई उसके अलावा अगर हुकूमत अज्यूम कर लेता है या पावर अज्यूम कर लेता है या सॉवरेनिटी को अज्यूम कर लेता है, तो वो डिफेक्टो सॉवरन होगा, डिजोरो नहीं होगा, क्योंकि कानून में उसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। Such an authority is termed as de facto sovereignty. During World War I, such governments were established in Russia, Austria, Hungary and Germany. वर्ल्ड वॉर वन के अलावा वर्ल्ड वॉर टू भी इसमें मिसाल दी जा सकती है। इसमें यहाँ पे जो रशिया में दी गई, वहाँ पे रेवोल्यूशन आया था बेटा, वहाँ पे मोनार्की हुआ करती थी, जार हुआ करता था, जार को रिप्लेस कर दिया विद सोवियत रिजीम के साथ, यूएसएसआर बन गया रशियन एम्पायर से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, लेनिन साहब आ गए। फिर उसी तरह जर्मनी के अंदर जो है वो उस जमाने में जर्मन एम्पायर हुआ करती थी, 33-32 के अंदर जाके वहाँ पे उसका आ जाता है, क्या नाम है, अपने हिटलर का पुलाव है, वो भी पावर है उनकी, फिर उसके बाद उसने पावर को होल्ड कर लिया। ऑस्ट्रिया हंगरी का मुझे हंगरी का इतना नहीं मालूम, इटली की हम फाशिस्ट रजीम की मिसाल दे सकते हैं, उसको भी इसी तरह दावत देके बादशाह ने हुकूमत कराया था। तो ये जो है ये वो चीज़ें जिनकी रियासत के कानून के हिसाब से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है, तो वो डिफेक्टो होगी। Nevertheless, de facto sovereignty is usually transformed into de jure authority with the lapse of time, with new government gets itself recognized under the new constitution setup. फिर क्या होता है कि अगर आप कानून के अंदर जो है वो तब्दीली ले आए और उसके हिसाब से उसको, फॉर एग्जांपल 17th अमेंडमेंट की गई, 8th अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73 वाले के अंदर, जिसके जरिए 8th अमेंडमेंट के जरिए ज़िया साहब के मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया गया, 70th अमेंडमेंट के जरिए मुशर्रफ साहब की जो तब्दीलियाँ LFO के जरिए लाए थे उसको जस्टिफाई किया गया। फिर उसके बाद 8th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंशियल पॉसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आया, जिसके जरिए प्रेसिडेंट के पास 58(2)B की पावर आ गई और वो जब चाहे किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को शॉट डाउन कर सकता था, ख़त्म कर सकता था, बरतरफ कर सकता था। तो इस वजह से आपको ये नज़र आता है कि लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने हिसाब से तब्दीली कर ली और अपनी हुकूमत को के सर्वाइव करने की और एग्जिस्टेंस की लीगल जो रीजंस हैं वो निकाल ली। ठीक है जी, फिर द एग्जांपल्स ऑफ डिफेक्टो सोवरेन्स आर द डिक्टेटरशिप ऑफ क्रॉमवेल इन ब्रिटेन। ओलिवर क्रॉमवेल जो था, जिसका पिछले दिनों बड़ा जिक्र आ रहा था जब मुशर्रफ साहब को फांसी देने की वो बात होती थी, ओलिवर क्रॉमवेल जो है 1649 के अंदर उसने वो प्रोटेक्टर जनरल ऑफ ब्रिटेन बना था, क्योंकि मोनार्क जो था चार्ल्स वन उसको सर काट दिया गया था और उसके बाद उसने अपनी डिक्टेटरशिप लगा दी थी 10 साल मेरे ख्याल 49 से 59 60s तक रहा है वो, 1460s तक।
फिर उसके बाद दोबारा जो है सॉरी 1650s 60s तक, फिर उसके बाद उसका बेटा ओलिवर क्रॉमवेल का बेटा आया था, लेकिन फिर वो चार्ल्स टू आ गया और फिर वो एक पूरी पूरी हिस्ट्री है, ठीक है जी। तो वो उन्होंने उसको हटा दिया। फिर नेपोलियन फ्रांस, उसने भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो उसके बाद उसने 1804 में एम्परर से ही जान छुड़ाई थी, लुई द 14 से, और वही पीरियड 1804 1803 के अंदर नेपोलियन ही शहंशाह बन गया फ्रांस का, उसने भी पावर एज्यूम कर ली। फिर इसी तरह द assumption ऑफ पावर बाय मिलिट्री regimes इन इजिप्ट एंड सीरिया इराक लीबिया, इसमें इजिप्ट के अंदर अनवर सदात साहब ने किया था, सीरिया के अंदर हाफिजुल असद बशर अल असद के वालिद साहब उन्होंने किया था, इराक के अंदर बाथ पार्टी जो है जो वहाँ की एक सोशलिस्ट पार्टी थी, उसने विद द हेल्प ऑफ आर्मी सदाम हुसैन से पहले कर्नल कासिम हुआ करते थे, उन्होंने किया था। फिर लीबिया के अंदर जनरल गद्दाफी, आपको सब मोहम्मद गद्दाफी को सबको पता है, तो ये डिफेक्टो पावर थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से बना लिए गए और वो डिजोरो बन गए, ठीक है जी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जैसे ही जब वो पावर एज्यूम करते हैं तो वो डिजोरो होते हैं, वो डिफेक्टो ही होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल उसको बैकिंग दे लेते हैं तब वो डिजोरो सॉवरेनिटी बनती है। फिर आगे पॉपुलर सॉवरेनिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सॉवरेनिटी वाज एक्सपाउंडेड बाय रूसो, ठीक है जी। रूसो जो है इसका दो बड़े रेवोल्यूशन से बड़ा असर है, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर और दूसरा जो है अमेरिकन जो वॉर ऑफ फ्रीडम भी है, क्योंकि जो अमेरिकन जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है जो थॉमस जेफरसन ने बनाई थी और सारा कुछ, तो वो उसने बहुत कुछ ना रूसो से लिया था। तो ये जो उसका पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, पॉपुलर विल का कॉन्सेप्ट, जनरल विल का कॉन्सेप्ट है, वो वहीं से आया। The concept of power sovereignty was founded by Rousseau. He was in favor of direct democracy as popular will according to Rousseau can't be represented. अब देखो इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में फर्क ये है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी उन रियासतों में एक्सरसाइज की जाती थी जिस तरह की ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं जिनका साइज बहुत छोटा था। ऐसी आज की मौजूदा रियासतें जिनका साइज बहुत बड़ा है, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है। आप क्या नाम है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहाँ पे आप आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आपकी बिल को रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह काम चलाया जाता है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक मतलब एग्जाम्पल अब इंडिया की आबादी जो है बेटा वो 1 अरब 20 करोड़ 30 करोड़ है। अगर उनको एक छोटा सा कानून साजी भी करनी है तो क्या वो हर दफा इलेक्शन कराएंगे या हर दफा रेफरेंडम कराएंगे? तो जो उसकी इकोनॉमिक साइड है, जो उसका क्या नाम है मुश्किल है उसके अंदर उसको करने में, तो वो कैसे किया जाए? तो ये फिजिकली भी पॉसिबल नहीं है, फाइनेंशियली भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने क्या करते हैं कि उन्होंने उसको ऐसे किया कि भाई आप इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। पॉपुलर सॉवरेनिटी इंप्लाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द सोसाइटी एज अ होल एक्सप्रेस्ड थ्रू इट्स जनरल विल, लोगों की जनरल विल जो है। अगेन मेजोरिटोरियन तो है ना कि जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा वही डिसीजन होगा। It includes the electorate as well as all the other non-voters, whereas the political sovereignty signifies the power and the right of the voters to elect the representatives. ठीक है, power sovereignty में हर किसी मतलब कोई restricted नहीं है, everyone can take part in the political process. तो ये जो है इसकी अब एक और इस पे डिबेट भी हो सकती है कि जो इंटेलेक्चुअल है वो कैसे मेजॉरिटी के अंदर उसमें बच्चे भी आ गए और वो लोग भी आ गए जो महदूद सोच रखते हैं। तो ये बड़ा ही एक डिबेटेबल इशू है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया जा सकता है। तो इस पर क्रिटिसिज्म हुआ भी है। रूसो's concept of power sovereignty is credited for laying stress on the supremacy of the people. It is however a confused concept as general will can't be identified with anything on the earth because the decision in modern states are taken by majority रूल। ठीक है, मेजोरिटी वोट, मेजोरिटी इज अथॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट है सिंपल, जो मेजोरिटी करेगी वो डिसाइड करेगी, वो डिसाइड हो जाएगा। To think of a unanimity on any political matter, it is a matter next to impossible. In every society, people have variety of opinions and point of views. To compel them to merge their will or choice in the will of majority is tyrannic, most unsuitable to modern mind. क्योंकि आपने जब आप वो डेढ़ हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना लेगा तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो सवेर हो जाएगा। हर किसी की अपनी स्कूल ऑफ थॉट अपनी मानना और अपना सब कुछ होगा क्या नाम है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट होंगे उसके उसी पर्टिकुलर ओपिनियन के साथ, तो फिर इसलिए वो पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए ना उसको चलाना। तो इसलिए पॉपुलर विल जो है वो ऑन टू हेयर द कॉन्सेप्ट आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसको एक्सरसाइज करना, इसको प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगेन जिस तरह है ये पॉपुलर सॉवरेनिटी इन इट्स एब्सोल्यूट टर्म्स कहीं पे प्रैक्टिस नहीं होती,
हाँ, आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा, स्विट्जरलैंड की मिसाल उन्होंने दी जाती है कि वहाँ पे कुछ कैंटन्स हैं जहाँ के ऊपर यहाँ पे होता ये है कि वो उन्होंने ये राइट दे रखा कि बाज़ दफ़ा अगर उन्होंने एक लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो पर्टिकुलर लेजिस्लेशन है ना, इसमें अवाम की राय ली जानी चाहिए, तो वो पिटीशन करते हैं कि भाई इतने हज़ार बंदों ने, मेरे ख्याल उनका 3000 या 30,000 का है कि इतने पिटीशन करें तो फिर वो पर्टिकुलर जो लेजिस्लेशन है ना, वो रेफरेंडम के लिए वहाँ के सामने रख दी जाती है। फिर उसके अलावा उनके पास जो दूसरी ऑप्शन वो ये है, वो कॉल बैक की ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो हैं वो ये फील करते हैं कि जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे लेजिस्लेचर के अंदर, वो उनको सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो वो क्या कहते हैं कि वो जो लेजिस्लेचर है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोटर्स जो हैं के साइंस के साथ पिटीशन भेज दी जाती है कि यहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराया जाए और हमारा नया मैंडेट लिया जाए। ठीक है जी। तो ये ऐसे भी है पावर सोवरेनिटी इन इट्स नॉट टोटलिटी बट टू सम एक्सटेंट प्रैक्टिस भी की जा रही है दुनिया के अंदर।